हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। तो हम लोग हाजिर हैं आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स का है। और इस वीडियो के टॉपिक की बात करें तो वीडियो का टॉपिक जो है ये है अंबेडकर्स प्रेडिक्शंस अबाउट चाइना आर 100% करेक्ट। दशकों पहले भविष्यवाणी की थी। बिल्कुल भाई, वर्ल्ड अफेयर्स प्रशांत सर की एक और वीडियो के साथ हाजिर है हम लोग। और जैसा कि आपको टॉपिक पता चल चुका है कि अंबेडकर जी ने कुछ कथन कहे थे, कुछ शब्द कहे होंगे अपने जब वो थे इस दुनिया में, तो उनकी कैसे वो उस टाइम की बातें आज के जमाने में सही साबित हो रही हैं, उस पर लेके वीडियो है। वीडियो देखेंगे, लास्ट में पता लगेगा कि हुआ क्या था। लास्ट में करेंगे हम लोग रिएक्ट। पहले देखेंगे वीडियो, फिर करेंगे इस पे अपने विचार देंगे बेसिकली हम लोग। तो वीडियो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो करते हैं आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़े आइए। वीडियो देखते हैं क्या था, कैसे था और क्या हुआ था। लेट्स गो। नमस्कार नहीं, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। हाल ही में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं जहां पर डॉक्टर अंबेडकर साहब की जो भविष्यवाणी थी चाइना को लेकर, इसको मेंशन किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे डॉक्टर अंबेडकर्स प्रोफेसीज अबाउट चाइनाज माइंडसेट आर प्रूविंग राइट। जो भी अंबेडकर साहब ने कहा था चाइना के बारे में, काफी हद तक मैं कहूंगा इवन क्वाड के बारे में भी काफी हद तक इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी। ये बातें आज के समय जो भी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं देख के हैरान है कि आज से कई दशकों पहले अंबेडकर साहब ने देख लिया था कि चाइना क्या करने वाला है, क्या चाइना की स्ट्रैटेजी होगी और किस तरीके से इंडिया को इससे नुकसान होने वाला है। ना इस वीडियो में हम जानेंगे कि अंबेडकर साहब ने कहा क्या था। आई एश्योर यू विल बी शॉक्ड कि कितने ज्यादा एक्यूरेट थे ये। और ये भी समझेंगे कि अंबेडकर साहब की जो टीचिंग्स थी ये इंडिया की करंट फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इम्पैक्ट कर सकती है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान रिसेंटली रशियन मिलिट्री ने जिरकॉन को टेस्ट किया है। जिरकॉन क्या है? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। ये एक रेलगन है। ऑप्शन बी, ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ऑप्शन सी, ये एक ऐसा मिसाइल है जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा रेंज है। या फिर ऑप्शन डी, ये एक नए टाइप का फाइटर जेट है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना पहली बात तो आपको समझना होगा अंबेडकर साहब के लाइफ टेन्योर के बारे में। इसी हिसाब से आप देख पाओगे कि चाइना ने फिर क्या किया, अंबेडकर साहब की जो प्रेडिक्शन थी कितनी एक्यूरेट थी। नाउ अंबेडकर साहब का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और इनकी डेथ हुई 6 दिसंबर 1956 में। तो अंबेडकर साहब ने 1962 की इंडिया चाइना वॉर नहीं देखी, मगर इन्होंने प्रेडिक्शन कर दी थी कि ऐसी वॉर होगी और इंडिया को अपने डिफेंस पे खर्चना चाहिए क्योंकि कम्युनिस्ट चाइना इंडिया पर भी अटैक करेगा इन द नियर फ्यूचर। और हाँ, यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अंबेडकर साहब ने अपने जीवन काल में कम्युनिस्ट चाइना का राइज जरूर देखा था, क्योंकि चाइना पर कम्युनिस्ट पार्टी ने कब्जा कब किया था? 1 अक्टूबर 1949 में। ये वो दौर था जब माओ जेडोंग के पास बहुत ज़्यादा पावर आ गई और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी ने पूरा चाइना कब्जा लिया। और उसके बाद अंबेडकर साहब ने 1951 में जो चाइना का अनेक्सेशन था, जो चाइना का कब्जा था तिब्बत पर, यह भी देखा था। जी हाँ, 1951 तक चाइना ने काफ़ी हद तक तिब्बत कब्जा लिया था। उसके बाद इन्होंने बहुत अत्याचार किए बुद्धिस्ट लोगों पर। फिर इवेंचुअली दलाई लामा भी इंडिया भाग कर आ गए। मगर अंबेडकर साहब ने देख लिया था कि चाइना क्या कर रहा है तिब्बत में और किस तरीके से कम्युनिस्ट चाइना बिल्कुल अब इंडिया की बॉर्डर पे आ चुका है। और अब ये लोग बात कर रहे हैं कि ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान की जो 5 उंगलियां हैं ये भी कब्जा आएंगे। और 1951 जैसे ही चाइना इंडिया की बॉर्डर पे आ गया, इन लोगों ने तिब्बत कब्जा लिया, अंबेडकर साहब ने बहुत ज्यादा आलोचना करनी स्टार्ट कर दी उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने ये कहा कि नेहरू की जो फ्रेंडली अप्रोच है कम्युनिस्ट चाइना के प्रति, इसकी वजह से आज नहीं तो कल इंडिया को एक हैवी प्राइस पे करना होगा। अंबेडकर साहब ने 1951 में ही कह दिया था कि समय आ चुका है कि इंडिया साइड ले ग्लोबल पॉलिटिक्स में। ये जो नॉन अलाइनमेंट का फॉर्मूला है, इससे इंडिया को कुछ खास मिलने वाला है नहीं। चाइना इस बात को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेगा कि इंडिया नॉन अलाइंड है। इंडिया को खुद को प्रॉपरली अलाइन करना चाहिए यूएसए के साथ, डेमोक्रेटिक कंट्रीज के साथ, और मिलिटरीली प्रिपेयर रहना चाहिए कम्युनिस्ट चाइना के अटैक के लिए। और 1951 में ही जब अंबेडकर साहब लखनऊ यूनिवर्सिटी गए, वहां पर इन्होंने एक बहुत ही फेमस स्पीच दिया। इस दौरान इन्होंने ये भी कहा कि जो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा है ये भी किसी काम में नहीं आएगा। चाइना अग्रेसिव कंट्री बन चुका है अंडर कम्युनिस्ट रिजीम। इनके कोई मोरल्स नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, ये सिर्फ रिस्पेक्ट करते हैं पावर को। क्योंकि देखो, अंबेडकर साहब क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे कि तिब्बत में क्या हो रहा है, किस तरीके से तिब्बत में जो बुद्धिस्ट हैं उनका कल्चर डिस्ट्रॉय कर दिया गया, कई मॉन्क्स को मार दिया गया। और सिंस अंबेडकर साहब खुद एक बुद्धिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि बुद्धा कभी भी वायलेंस अलाउ नहीं करते, मगर कम्युनिस्ट अलाउ करते हैं। एक्चुअली
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने जो तिब्बतियंस के साथ किया था, जो बुद्धिस्ट के साथ यहाँ पर हो रहा था, इसका बहुत ही गहरा इंपैक्ट गया था अंबेडकर साहब पे। और अंबेडकर साहब इस बात को लेकर कन्विंस हो गए थे कि जो पॉलिटिकल पार्टी बुद्धिस्ट पर इस तरीके से अटैक कर सकती है, लगातार उनका रिलीजन, उनका कल्चर उनसे छीन सकती है, ऐसे डेफिनेटली इन लोगों को आप कभी ट्रस्ट कर नहीं सकते। इन लोगों में ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज है नहीं। और अंबेडकर साहब ने यहाँ पर यह भी कहा, देखो कम्युनिस्ट लोगों का जो काम करने का तरीका है वो क्विक होता है, इससे रिजल्ट आपको जल्दी दिखते हैं, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, सारी पावर दे देते हैं लिमिटेड लोगों के हाथ में, और एक बार को वो लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल चाहे तो किसी को मरवा सकते हैं, किसी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जो उनके खिलाफ कुछ भी बोले उसको वो रिमूव कर देंगे। तो ऑब्वियसली कई जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं ज्यादा जल्दी आगे बढ़ेंगे। और अंबेडकर साहब ने यह भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि मोस्ट प्रोबेबली चाइना इंडिया से पहले पॉवर्टी को इरेडिकेट कर देगा, यहाँ पे गरीबी बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, चाइना इवेंचुअली इंडिया को बीट कर देगा इकोनॉमिकली। मगर इसका मतलब ये नहीं होता कि दुनिया में सब कुछ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ही है। यहां पर मैं कहूंगा अंबेडकर साहब की जो ग्रेटनेस है ये सामने आती है। इन्होंने यहां पर यह कहा कि देखो आप एक रीजन में बुला का वायलेंस करो, कल्चर डिस्ट्रॉय कर दो, रिलीजन ले लो उन सबका, और ये कहो सबको रोटी मिलेगी, अब कोई भूखा नहीं सोएगा। तो इसके ऊपर अंबेडकर साहब ने यह कहा था कि ह्यूमैनिटी डज नॉट ओनली वांट इकोनॉमिक वैल्यूज। बिल्कुल इकोनॉमिक वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती है, मगर एक समाज को स्पिरिचुअल वैल्यूज भी चाहिए होती है, उनको मॉरल वैल्यूज भी चाहिए होती है। उनको बहुत अजीब लगता है जब एक ब्रूट ऑक्यूपाइंग फोर्स लगातार सब कुछ उनके आसपास चेंज कर रही है और वो उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते। और फिर अंबेडकर साहब आते हैं पंचशील पर। आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू ने काफी बार पंचशील को प्रमोट किया चाइना से रिलेशनशिप को लेकर। इन्होंने कहा कि पंचशील सिद्धांतों के अंडर इंडिया और चाइना मिलकर काम करेंगे, आपस में लड़ाइयां नहीं करेंगे। मगर इवेंचुअली 1962 की वॉर हुई और अंबेडकर साहब ने पंचशील का जो ये पूरा आइडिया था ये भी कहा था कि ये फॉरेन पॉलिसी में ऐड करने वाली बात नहीं है, क्योंकि पंचशील आप अगर देखो इसका जो फाउंडेशन है, इसका जो सोर्स है, ये बुद्धिज्म से आता है। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। और हम लोगों ने तिब्बत में देख लिया कि कम्युनिस्ट चाइनीज कितनी इज्जत करते हैं बुद्धिज्म की। तो जो ये पंचशील वाली बातें हैं ये माओ जेडोंग के दिमाग में घुसेगी नहीं। माओ जेडोंग को सिंपली ये दिखेगा अभी के लिए ज्यादा पावरफुल कौन है, मैं ज्यादा पावरफुल हूं, एडवांटेज लो, लद्दाख अरुणाचल प्रदेश कब्जा लो। और हुआ भी यहां पर यही। अंबेडकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था और इसके बारे में आप सर्च कर सकते हैं, देयर आर मेनी रिपोर्ट्स अबाउट इट। कोई भी रूम आपको नहीं मिलेगा पॉलिटिक्स में पंचशील का, और स्पेशली जब आप एक कम्युनिस्ट कंट्री से बात कर रहे हो तो वहां पे तो पंचशील का कोई रोल होता ही नहीं है। कम्युनिस्ट कंट्रीज के पास कोई मोरालिटी नहीं है, ये ऑन रिकॉर्ड कहा था अंबेडकर साहब ने। और फिर अंबेडकर साहब के जो बाद के स्पीचेस हैं वहां पर इन्होंने ये भी प्रेडिक्शन कर दी थी कि चाइना धीरे धीरे इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, इनके पास डीप पॉकेट्स होंगी, पैसा इनके पास बहुत सारा होगा, क्योंकि अंदर ये डिसीजन बहुत ही जल्दी ले पाएंगे, रैपिड इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी। और उसके बाद काफ़ी बार ये लोग इंडिया को स्ट्रैटेजिकली नुकसान भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपनी डीप पॉकेट से, मतलब कि इनके पास पैसा होगा, इंडिया के आसपास के देशों को चाइना खरीद भी सकता है। हालांकि मैं यहाँ पर यह कहूँगा अंबेडकर साहब आज के समय देखते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान से सीपैक गुजार रहा है अब चाइना, श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट कब्जा लिया, और इवन जिबूती में भी चाइना का मिलिट्री बेस है। ये सब देखकर अंबेडकर साहब डिसअपॉइंट जरूर होते हैं कि मैं बोलता गया मगर मेरी बात किसी ने प्रॉपर्ली सुनी नहीं उस वक्त। खैर, जो डेट ट्रैप का कॉन्सेप्ट है चाइना का, ये अंबेडकर साहब ने काफी हद तक प्रेडिक्ट कर दिया था आज से कई सालों पहले इन द 1950s। उसके बाद अंबेडकर साहब ने जो क्वाड का बेसिक आइडिया है उसके बारे में भी बात करी। इन्होंने ये कहा कि इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन चाइना, इंडिया को फोकस करना चाहिए यूएसए पर। यूएस लेड जो कंट्रीज हैं और जो डेमोक्रेसीज हैं एशिया में, इनके साथ मिलकर इंडिया को एक नेचुरल ब्लॉक बनाना चाहिए। ये इन्होंने लिटरली कहा था कि इंडिया को एक लीग बनानी चाहिए डेमोक्रेसीज की इन एशिया। और अब घूम फिर के क्या हो रहा है, घूम फिर के देखो क्वाड बना है। 2004 में इनिशियली थोड़ा बहुत इसकी शुरुआत हुई, फिर 2007 में हमने देखा कि इसकी फॉर्मेशन और ज़रा स्ट्रांग हुई, फिर इवेंचुअली आज के समय हम देख रहे हैं प्रॉपर क्वाड समिट हो रहे हैं। और क्वाड में आप अगर देखो तो प्रेडोमिनेटली बात यही होती है कि हम लोग डेमोक्रेसी पर फोकस करेंगे। और सिंस यूएसए भी काफ़ी बड़ी एक प्रेजेंस रखता है एशिया में, ऑस्ट्रेलिया भी रखता है, तो दोनों कंट्रीज़ भी यहाँ पर शामिल होते हैं। क्वाड कंट्रीज़ में आप अगर देखोगे तो आज के समय साउथ कोरिया, आसियान को भी इंक्लूड करने की बात की जा रही है। तो ये सब होना चाहिए, अंबेडकर साहब ने कह दिया था आज से कई साल पहले। और इसलिए आज 2022 में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर रहे हैं और जेन्युइनली सोच रहे हैं
कि कितने ज़्यादा विजनरी लीडर थे ये। इन्होंने उस वक्त की सरकार को काफ़ी बार वार्न भी किया, समझाया भी कि चाइना को लेकर आप जो आपकी नीति है ये बहुत ज़रा गलत है। मैं डेफिनेटली इमेजिन कर सकता हूँ कि अगर अम्बेडकर साहब 1962 की वॉर देख लेते इनको कितना दुख लगता। ये बढ़ चढ़ के आलोचना करते हैं सरकार की, मगर आज भी मैं कहूँगा कि अम्बेडकर साहब की जो टीचिंग है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को एनरिच कर सकती है। हम इनसे आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जो सेकेंड और थर्ड रूल है जियो पॉलिटिक्स का, वो भी आप अगर देखें तो इसी सिद्धांत पर बेस्ड है, डोंट एवर ट्रस्ट चाइना। एंड रूल नंबर 3, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 2। ना वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली यूक्रेन रशिया वॉर में रशियन मिलिट्री ने सडनली टेस्ट किया है जिरकॉन। जिरकॉन क्या है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी, इट इज ए हाइपरसोनिक मिसाइल। और रशिया क्लेम कर रहा है कि 1000 किलोमीटर की रेंज का हाइपरसोनिक मिसाइल है ये। इट इज़ ट्रूली रिमार्केबल। और अगर ऐसा है जेन्युइनली तो डेफिनेटली इंडिया भी कोशिश करेगा कि इवेंचुअली ब्रह्मोस को भी इस रेंज पे हम पहुंचा दें, या फिर ब्रह्मोस 2 की रेंज हम इसके आसपास रखें। इससे चाइना को आराम से हम टारगेट कर पाएंगे विद ए जेन्युइन हाइपरसोनिक मिसाइल। और हाँ, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना, अनअकैडमी पहली बार है इतिहास में जब 10,000 रुपये का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर देने को तैयार है। जी हाँ, अमेजॉन गिफ्ट वाउचर 10,000 रुपीज़ का फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिंपली यहाँ पर करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक दिखेगा, विन अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वर्थ अप टू ₹10,000। इस लिंक पर यहाँ पे करो क्लिक और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो अनअकैडमी की ऐप पहले डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से, और फिर लिंक पे क्लिक करना आपको आसानी होगी। और फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है एनरोल नाउ पर। और फिर कल सुबह का जो टेस्ट है, कल सुबह 11 बजे एक लाइव टेस्ट होगा, यूपीएससी प्रीलिम स्टाइल का टेस्ट होगा। ये टेस्ट बस आपको अटेम्प्ट करना है और आप 10,000 रुपये तक के जो अमेजॉन गिफ्ट वाउचर हैं ये जीत सकते हैं। इतने बड़े अमेजॉन गिफ्ट वाउचर अनअकैडमी ने आज से पहले कभी भी नहीं दिए। जरूरी नहीं है कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, गलत होते हैं, सारे क्वेश्चन सही, सारे क्वेश्चन गलत, डज नॉट मैटर। आप अटेम्प्ट करिए, गिव योर बेस्ट, ट्राई योर बेस्ट। सुबह 11 बजे उठ जाना, 11 से लेकर 12 तक टेस्ट अटेम्प्ट करना। जरूरी नहीं है कि 1 घंटे टेस्ट अटेम्प्ट ही करना है, आधे घंटे में भी अगर टेस्ट खत्म होता है तो दैट इज फाइन एज वेल, मगर ये टेस्ट अटेम्प्ट करिए एंड यू कैन विन 10,000 रुपीज वर्थ अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। तो एनरोल करने के लिए यूज करिएगा यहाँ पर कोड PD10 और कल सुबह 11 बजे टेस्ट है। गुड लक टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। तो भाई होती है वीडियो एंड और बात की है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। भीम राम जी अंबेडकर उनका पूरा नाम था। 1891 में बर्थ बताया सर ने उसमें, और 1956 में उनका देहांत हो गया था भाई, स्वर्गवास हो गया था उनका। तो वो थे, कौन थे, क्या जानते आप उनके बारे में? मैं उनके बारे में यही जानता हूँ कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनको तो उसको लिखने में, उसको समझने में, उसको दुनिया तक पहुंचाने में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई उनका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल भाई, वो देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिख रहे थे तो उसके जो वो ड्राफ्टिंग कमेटी के उसके हेड थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, इन्होंने अपने जीवन में अनटचेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी। बहुत सारे फेमस इनके किस्से हैं। गुजरात के किसी गांव में कुछ हुआ था, तो जब आते थे अंग्रेज वसूलने कुछ, तो इन्होंने कहा उन लोगों की पूरा गांव ही खाली कर दो। ठीक है, जब आते थे तो कोई मिलता नहीं था, पूरा गांव सुनसान, कुछ बढ़ा देता। बहुत सारे तरीके से इन्होंने अपना अनटचेबिलिटी को खत्म करने में बहुत बड़ा हाथ है, लगातार फाइट की है इन्होंने। लास्ट में इन्होंने काफी बार इनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ के बुद्धिस्ट धर्म अपना लिया था 2 लाख लोगों के साथ, अपने जो भी फॉलोअर्स थे इनके। तब काफी क्रिटिसाइज किया गया इनको, लेकिन इनका कहना था कि भाई जो चीज खराब है वो चीज खराब है। हर अगर इंसान जो जन्म ले रहा है, अनटचेबिलिटी कुछ नहीं होता है, सबके पास कैलिबर उतना है, मौका मिलना चाहिए। समान इक्वालिटी की एक्चुअल में बात करते थे कि इक्वालिटी पे बात होनी चाहिए। किसी को उसके कास्ट, रिलीजन, धर्म के बेस पे आप ऐसा अन्याय मत करो। ठीक है भाई, तो ये थी इनकी इन शॉर्ट में कहानी। ठीक भाई, ये भारत के मेरा से पहले ही बंदे हैं जिन्होंने फॉरेन में जाके मास्टर्स किया इकोनॉमिक्स में। पहले बंदे हैं, पीएचडी फर्स्ट है। ठीक है भाई, और इंडिया में ये बीए किया इन्होंने, बीए इकोनॉमिक्स में, और एल्फिंस्टन कॉलेज शायद मुंबई महाराष्ट्र में गई है। पाकिस्तानियों को बता दूं कि पीएचडी करने के बाद भी आपको आप डॉक्टर लिख सकते हैं। हाँ, डॉक्टर, इसलिए हम डॉक्टर बोल रहे हैं इनको। वो ऐसा वाले डॉक्टर नहीं थे आला लगा के हार्ट बीट नापने वाले। पाकिस्तानियों को बताना जरूरी होता है। इनको बताओ, इनको एक एक चीज जरूरी है, पीएचडी का मतलब क्या होता है, इसीलिए डॉक्टर बोल रहे हैं हम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है भाई, तो ये भारत के लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और आपके जवाहरलाल नेहरू जी के कार्यकाल में जो उनकी फर्स्ट गवर्नमेंट थी उसमें ये लॉ मिनिस्टर भी थे। ठीक है, इन्होंने जबरदस्त तरीके से क्रिटिसाइज किया है किसको? नेहरू जी को। कई सारी नीतियों पे किया इन्होंने, इसकी टॉपिक पे बात की इन्होंने बहुत। क्योंकि नेहरू जी क्या करते थे भाई कि इंडो चाइना भाई भाई,
मतलब भारत चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। अभी मैं आपको पूरा कहानी बताता हूँ कि हुआ क्या था भाई। देखो उस टाइम भारत आजाद हुआ था और यूएस जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, ठीक है। तो नेहरू जी ने सोचा कि क्यों ना अगर एक पड़ोसी कहीं और है हमारे खिलाफ काम करेगा तो हम एक पड़ोसी को साथ में रखें जो बड़ा है, चाइना को। इस वजह से उन्होंने चाइना के सामने ये सब प्रपोजल रखे, उनकी थोड़ी बात मानी और थोड़ी उनकी खुद की छवि भी वो थी, वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहे थे वो, ठीक है भाई। तो इंडिया के जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको भी कई बार ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने ताक पे रख दिया अपनी मोरल वैल्यूज के लिए, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसा बोला जाता है भाई, कहां तक सही है आप लोग खुद डिसाइड करना, उनकी चीजें आप पढ़ोगे तो। कई उनके योगदान बहुत अच्छे हैं, वो आप नकार नहीं सकते। कई उनके योगदान ऐसे हैं कि जो आप भुला नहीं सकते, जिनको जैसे आपका फेमस बता दूं तो यही हो गया आपका, इसको कहते हैं भाई पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील एग्रीमेंट को और बोला जाता है 1954 आई थिंक सिनो इंडियन एग्रीमेंट, ठीक है भाई। इसको इस नाम से भी आप सर्च कर सकते हो, मिल जाएगा। पंचशील का मतलब पांच है, इसमें 5 मेन इसके पर्पस थे कि हम एक दूसरे की टेरिटरी पे कभी हमला नहीं करेंगे, एक दूसरे को एग्रेशन नहीं दिखाएंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करेंगे, ठीक है। और एक और था कुछ ऐसा ही, इक्वालिटी रखेंगे आपस में, ठीक भाई। तो ये इनके 5 इसके एग्रीमेंट के मेन पार्ट थे। हम एक दूसरे का संप्रभुता और एकता को बरकरार रखेंगे, ठीक भाई। अब इन्होंने क्या किया, ये इसके चक्कर में हिंदी चीनी भाई भाई चले। 1962 आया, चाइना ने दिखा दिया कौन किसका भाई है और कौन क्या है। वहीं पे आज तक लागू नहीं हुआ, वहीं खत्म हो गया एग्रीमेंट, उसी दिन खत्म हो गया जब 1962 में वॉर हुई थी इंडिया के साथ। दूसरा इनको क्रिटिसाइज किया जाता है भाई कि इंडिया ने 1962 वॉर पे क्यों नहीं हमने अपना एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारी एयरफोर्स बोला जाता है कि मजबूत थी उस टाइम चाइना से। आज भी है, देख लो, अभी लेटेस्ट आई है 3rd नंबर पर, हमें 4th पे आ गए हैं। तो उस टाइम तो और हमने यूज ही नहीं किया, आप सोच रहे हो। और हमारे जो सैनिकों को रसद नहीं पहुंच पाई थी उस लेवल की, ना कपड़े थे ठंड में लड़ने लायक, नंगे पांव जा रहे थे कई ऐसे, मतलब उस टाइम बहुत, समझ रहे हो आप, एक बड़ा ही विचित्र कंडीशन थी उस टाइम की। तो बहुत सारे, और एक बताऊं जो बहुत फेमस डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ था कि यूएन ने उस टाइम, अमेरिका चाहता था कि इंडिया जो है नेटो, इंडिया जो है वीटो नेटो नहीं वीटो, हाँ, वीटो पावर के लिए कंसिडर इंडिया को किया गया था। पहले बोला गया था कि आप परमानेंट मेंबर के लिए, जिसके लिए इंडिया आज बहुत स्ट्रगल कर रहा है और चाइना बार बार ब्लॉक कर देता है। नेहरू जी ने कहा भैया हमारे, हमको जरूरत नहीं है, गिफ्ट कर दो हमारे चाइना को, जरूरत है, ये तो हमारा भाई है, ये तो हमारा भाई है, जिगरी यार है भाई। तो जिगरी यार को इन्होंने अपना दे दिया। ये सब हुआ है इतिहास में, तो इसको ये मेजर ब्लंडर्स था। और कश्मीर का मुद्दा कोई नहीं भूल सकता, जो आज भी भारत दंश झेल रहा है, जो वो भी नेहरू जी के जमाने की देन है। तो जो उनकी उपलब्धियां थी ना, जो गिनवाते हैं, IIT खड़ा किया, ये भाई बिल्कुल किया, उसके लिए हैट्स ऑफ, कोई मना नहीं करता, वो उनकी उपलब्धि है। लेकिन उन्होंने जो गलत किया या फिर जो उनकी वजह से उन्होंने जो भी सोचा उस सिचुएशन में, उनके जो डिसीजन थे, आज की डेट में अगर आप देखो तो हम उसको भुगत रहे हैं। हमारे कितने सैनिक जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं वहां पे, ठीक है भाई। और इस वीडियो में देखा जाए तो बताया भी यही है कि भाई जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर जी थे, उन्होंने ये बोला था कि भाई आप चाइना पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाई तो चाइना बुद्धिज्म जो उनकी कंट्री ये जो पूजा जाता है, पंचशील एग्रीमेंट एक्चुअली में ये बेस ही है बुद्धिज्म के पूरे फॉर्मेट पे, इक्वालिटी का, एग्रेशन नहीं दिखाने का, शांति से रहने का, साथ में मिलके बढ़ने का, आगे ये सब जो है पूरा का पूरा जो कोर वैल्यूज है इस पूरे एग्रीमेंट की, ये बुद्धिज्म से ली गई है। तो और उन्होंने बोला था कि वो देखो तिब्बत के साथ क्या करा, एनेक्स कर दिया पूरे तिब्बत को। आप बताओ, इंडिया बॉर्डर ही नहीं शेयर करता था यार चाइना से, अगर आप उधर छोड़ दो तो। अरुणाचल साइड मॉन्क्स को मार दिया भाई, मॉन्क्स को मार। आप बता दो फिर 1956 या 57 में दलाई लामा जो थे वो आए थे, CIA की मदद से वो इंडिया आ गए थे। इंडिया आज भी शरण देता है ना, धर्मशाला में वो लोग रहते हैं, इंडिया के हिमाचल प्रदेश में, तो धर्मशाला नाम की जगह है। तब से चाइना और गुस्से में आ गया कि भाई इसने ऐसा कैसे कर दिया। भाई चाइना सोच रहा था चेला बन के रहे हम उनका, तो ये गलत हो गया भाई। फिर इसके बाद 1962 वॉर देखी हमने, वहां पे पूरी तरीके से साबित हो गया कि चाइना में भरोसा करना कितनी बड़ी भूल थी भारत की, और आज भी है। हम लोग मानते हैं कि हम ट्रेड करते हैं बहुत बड़े लेवल पे उनसे, पर दिमाग में सबको पता है कि चाइना क्या कर सकता है और क्या नहीं। म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं है एक्चुअली में चाइना के लिए, बिजनेस चीज अलग हो गई, रेस्पेक्ट नहीं। चाइना के अंदर पता है मोरल वैल्यूज कुछ नहीं है, जीरो है, ठीक है। और चाइना के अंदर भाई जो जमीन की जो लस्ट है ना, जमीन की जो लस्ट है, उसको सारी की सारी जमीन चाहिए भाई, उसको पूरा दुनिया दे दो, और पूरी दुनिया के बाद भी ना भाई वो क्लेम करेगा मार्स मेरा है। मैं तो कह रहा हूँ सन 1 भी क्लेम कर लो, जाओ जरा सन पे उतारो इनके प्रीमियर को। इनके प्रीमियम कहलाते हैं भाई, जैसे हम प्राइम मिनिस्टर कहलाते हैं, प्रीमियम कहलाते हैं जो अभी वो है प्रीमियर, ठीक है भाई। तो ये थी कहानी इनकी, पंचशील एग्रीमेंट था। और जो सर ने बोला, मैंने आज
मैंने पढ़ा हुआ है इससे पहले भी थोड़ा बहुत, लेकिन आज थोड़ा और ज्यादा जानकारी मिली मुझे कि ये स्टेटमेंट नहीं पता थी, वो ऐसी स्टेटमेंट बोल के गए थे। अब बताओ कितना विजन, देखो आप उनका विजन, देखो विजनरी लीडर को हम लोग, ये आप देखो कि कास्ट धर्म कोई मतलब नहीं रखता, इंसान का दिमाग, कोई भी इंसान ऐसा हो सकता है, अपने आप को इस कैपेबल बना सकता है भाई कि वो ऐसा काम कर जाए। तो कास्ट के बेस पे कितने टैलेंट को आप लोग दबा देते हो, गलत बात है, नहीं करना चाहिए। सबको समान अधिकार, समान मौके तो कम से कम समान देने चाहिए ना यार सबको। बाकी जिसमें टैलेंट है वो आगे बढ़ेगा और बढ़ के ही रहेगा। मतलब भाई अगर उनका विजन अगर नेहरू जी थोड़ा सा देख लेते कि भाई हाँ ठीक है आप जो बोल रहे हो इस पे थोड़ा सोचता हूँ मैं, कुछ कर लेते नेहरू जी, तो भाई चाइना से जो वॉर हुई थी वो शायद हम जीत, शायद हम टाल सकते थे, या फिर कुछ और तरीके से हम ट्रीट करते हैं, या फिर हम तिब्बत को, आज हम भारत के कई लोग बोलते हैं कि तिब्बत को फ्री कराओ, जैसे वो बोलता है, चाइना बोलता है अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है, ठीक है, ऐसे ही भारत भी बोल सकता है तिब्बत हमारा हिस्सा है, या फिर तिब्बत एक फ्री स्टेट है, हमारी बाउंड्री। आप सोचो ना, अभी लद्दाख में जो हम प्रॉब्लम झेल रहे हैं, अक्साई चिन जो गया, तिब्बत का इलाका है यार, वो पूरा तिब्बत का इलाका है। कभी तिब्बत और हम ही पड़ोसी थे, तिब्बत को खत्म कर दिया, बुद्धिस्ट लोग थे बहुत ज्यादा, एनेक्स कर लिया पूरे तिब्बत को, और कुछ नहीं बोला हमारी गवर्नमेंट ने, किसने नहीं बोला, नेहरू जी ने कुछ नहीं बोला। हिंदी चीनी भाई, शायद 1954 का एग्रीमेंट है जिसमें हमने एक्सेप्ट कर लिया था कि भैया ये जो तिब्बत है वो चाइना का पार्ट है, या चाइना का रीजन एक हो गया, ठीक है भाई। बेसिकली पता अम्बेडकर जी ने बोला इसलिए था कि भाई तुम चाइना पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर क्यों रहे हो, भाई बोल रहे हो, उनको बोल रहे हो जो भाई के लायक नहीं है, जो बुद्धिस्ट लोग, जो आप बताओ आपकी कोर वैल्यू वही है, वो उसको एग्री कर रहा है, और बुद्धिस्ट लोगों को ही मार रहा है। आप सोचो कैसे इसको फॉलो करेगा एग्रीमेंट को। और आपको बता दूं, इसी एग्रीमेंट को लेके उन लोगों ने, चाइना वालों ने, इसके ही कोर वैल्यूज निकाल के उन्होंने अफगानिस्तान से 10 प्रिंसिपल उस पर एग्रीमेंट कर रखा है, नेपाल से कर रखा है, आपका बर्मा से कर रखा है, जो म्यांमार है शायद, उससे भी एग्रीमेंट कर रखा है। उसका जो कोर प्रिंसिपल अगर आप पढ़ोगे ना उनका, तो आपको यही मिलेगा, एक्चुअली बेस मिलेगा उसका बुद्धिज्म का ही। आप देखना उठा के, आपको मजा आएगा देख के, दिमाग एकदम हिल जाएगा कि कितने तेज है बंदे, वो मानते किसी को नहीं है और क्या चल रहा है उनका। तो भाई विजनरी लीडर है बहुत सारे, आज के जमाने में भी कई लीडर्स ऐसे हैं हमारे पास जिसको हम आज नहीं समझ पा रहे हैं। अगले 20-30 साल बाद जब हम लोग बूढ़े हो जाएंगे ना, तब हमें समझ में आएगा कि उस बंदे ने वो उस टाइम बोलता रहा 2020-22 में, और हम उसके खिलाफ ही काम करते रहे। तो ये भाई वक्त बताता है, कहते हैं ना समय एहसास दिलाता है हर बंदे का। तो भाई कैसी लगी वीडियो, कैसा आपको और कुछ हमने जितना ऐड किया है इसमें, आपको कुछ नया कुछ बताना हो या कुछ नया जोड़ना हो तो जरूर बताना। बाकी जहां तक मुझे पता है 14 अप्रैल को इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है। 2015 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इसको एक नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। 1990 में इनको भारत रत्न दिया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं गलत हूं तो मेरे को प्लीज करेक्ट करें कमेंट सेक्शन में, ठीक है भाई। तो ये था वीडियो भाई, ये वीडियो डॉक्टर अंबेडकर जी के बारे में, उनके विजन के बारे में, उन्होंने जो बोला था वो आज सच भी हो रहा है भाई। तो बेसिकली दर्शाता है कि भाई वो कितने विजनरी थे, बिल्कुल ठीक है, और उनके विजन का सम्मान करना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म के, किसी भी कास्ट के हो। जिस कॉन्स्टिट्यूशन पे गर्व करते हैं ना, और कई सारे लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन है उन्हीं की देन है। भाई साहब सोच लो आप, उनकी देन है, उन्होंने कैसे कैसे, शायद हैंड रिटन है असली कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हैंड रिटन, ठीक है भाई। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बिल्कुल भाई, और हम लोग अवेलेबल है फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर 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 जुड़े, ठीक है भाई। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।